अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक है और ये भी सपोज करता हूँ कि आप सब बच्चों ने लास्ट लेक्चर को डिस्कस कर लिया हुआ है और लास्ट लेक्चर को मतलब पढ़ लिया हुआ है। और एक दो बच्चे के सिवा किसी की क्यूरी नहीं आई, तो ये भी सपोज कर लेता हूँ कि आप सब बच्चों को समझ आ गई है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लेके फिर आगे आज वाला हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली आपकी डिफरेंट मेथड्स है थ्रू विच यू कैन एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। और उन डिफरेंट मेथड में द फर्स्ट वन इज़ द वर्टिकल एनालिसिस, द सेकंड वन इज़ द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जिसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज़ द रेशियो एनालिसिस जिसको हम थॉरोली डिस्कस कर रहे हैं। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल एनालिसिस, तो वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम एज्यूम्ड करते हैं कि आपका जो सेल्स है वो 100% है, और फिर हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ये आपकी सेल्स का कितने परसेंट है। और इसी तरह बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि आपके एसेट्स को हम सपोज करते हैं कि योर एसेट्स आर 100%, और उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी जो इक्विटी है और आपकी जो लायबिलिटी है वो आपके एसेट्स का कितने परसेंट है। क्योंकि नॉर्मली हम बैलेंस शीट को क्या कहते हैं कि इसके बैलेंसेस इक्वल क्यों आते हैं, क्योंकि हमेशा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कि जो आपने एसेट 1 लाख का लिया है उसको आपने फाइनेंस या तो अपने पैसों से किया है जिसको हम इक्विटी कहते हैं, या आपने उसके लिए लोन लिया है, डेट लिया है किसी थर्ड पार्टी से, तो उसको हम लायबिलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये था ये था आपका बेसिक वर्टिकल एनालिसिस। उसके बाद आ जाता था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम ट्रेंड एनालिसिस भी देखते थे, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि आपकी जो ट्रेंड्स है या आपकी जो लेट्स से सपोज ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, या फिर एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, इक्विटीज़ है, ये पिछले साल की निस्बत कहाँ कितनी इम्प्रूव हुई है या फिर उसमें कितना कमी आई है। इसी तरह इसको हम आगे देखते जाते हैं, साल बाय ईयर देखते जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते थे, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जिसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते थे। एंड द थर्ड वन टाइप इज़ योर रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस बेसिकली कैलकुलेट की जा सकती है फॉर द पर्पस टू सी द लिक्विडिटी पोजीशन, फॉर द पर्पस टू सी द प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन, फॉर द पर्पस टू सी द सॉल्वेंसी कंडीशन, फॉर द पर्पस टू सी द मार्केट कंडीशन। सो डिफरेंट उसके सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट आप ये कह सकते हो कि सर्कमस्टेंसेस के अंदर रेशियो एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। सो जिसके अंदर से हमने सबसे पहले पढ़ी थी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, जिसको हम लिक्विडिटी रेशो भी कहते थे। उसमें हमने करंट, क्विक, कैश, ये 3 पढ़ी थी, या जिसको एसेट टेस्ट रेशो भी कहते हैं, करंट, एसेट टेस्ट रेशो एंड कैश रेशो। सेकेंडली हमने पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमने डिस्कस किया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जिसको हम ग्रॉस मार्जिन रेशो भी कहते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो जिसको हम नेट मार्जिन रेशो भी कहते हैं, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और या रिटर्न ऑन कैपिटल, और रिटर्न ऑन एसेट ये भी थी, लेकिन हमने इनमें से 3 पढ़ी थी सिर्फ, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ओके, सो आज हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है मार्केट रेशो। इससे मुराद ये है कि हम मार्केट से रिलेटेड जितनी रेशोज हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन का बिल्कुल छोटा सा पार्ट पढ़ने के बाद हम नीचे जाके इसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिफाई हो सके, फिर हम इंट्रोडक्शन पे दोबारा आएंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन ऐसे समझ नहीं आएगा। सो मार्केट वैल्यू रेशियोज हेल्प टू इवेल्युएट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। पब्लिकली मतलब बड़ा इसने आप ये कह लो कि टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया हो, हालांकि चीज़ें सिंपल है। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी का क्या मतलब होता है, जिसके शेयर्स पब्लिक में ट्रेड हो रहे हो, मतलब पब्लिक कंपनी की बात हो रही है। एंड कैन प्ले अ रोल इन द आइडेंटिफाइंग स्टॉक दैट में बी ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और प्राइस्ड फेयरली। अब ओवर वैल्यू क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, कि जो कैपएम या CML कैपिटल मार्केट या SML
सिक्योरिटी मार्केट लाइन के नीचे एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओवर वैल्यूड। जो उस लाइन से ऊपर एग्जिस्ट करते हैं स्टॉक, उसको हम अंडर वैल्यूड कहते हैं। और जो उस लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं उसको हम फेयरली प्राइस्ड कहते हैं। पहले हम नीचे चले जाते हैं, उसके बाद टाइप्स पढ़ के फिर दोबारा ऊपर आते हैं। सो सबसे पहली रेशियो इसके अंदर आ जाती है अर्निंग पर शेयर। अच्छा, अर्निंग पर शेयर नाम से ही पता लग रहा है कि ये रेशियो हमें बताती है कि हर शेयर के बदले आपकी अर्निंग कितनी है, मतलब आपका हर शेयर के अगेंस्ट आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास टोटल जो से नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 1000 और आपको जो नेट इनकम है वो है 20,000। सो आपकी अर्निंग पर शेयर का फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू आपकी नेट इनकम डिवाइडेड बाय आपके नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये आपके हो जाएंगे 20, मतलब आपको जो फ़ायदा हो रहा है वो $20 पर शेयर हो रहा है। अगेन अर्निंग पर शेयर आपको क्या बताती है, ये रेशियो के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर शेयर के बदले आपको कितने रुपए का या कितने डॉलर्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब हर शेयर के अगेंस्ट आपको $20 का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट वन मार्केट रेशियो थी। नीचे भी एग्जांपल गिवन है लेकिन वो आप खुद ही देखोगे कि वो ये आंसर आया तो वो किस तरह आया हुआ है। मैं आपको लगा सेपरेट एग्जांपल्स देता जाऊंगा लेकिन नीचे भी एग्जांपल्स गिवन है, आप उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लोगे ताकि वो आपको कोई इशू क्रिएट ना करे। उसके बाद सेकंड आपका आ जाता है बुक वैल्यू पर शेयर। अब बेसिकली हर शेयर की ना दो वैल्यूज़ होती है। ठीक है, एक शेयर्स की जो वैल्यू होती है या शेयर की जो प्राइस होती है वो एक आपकी आ जाती है मार्केट वैल्यू और एक आपकी आ जाती है बुक वैल्यू। अच्छा, अब ये होती क्या है, लेट्स सपोज आपके पास एक स्टॉक है, आपके पास स्टॉक है और मतलब एक कंपनी है, लेट्स सपोज ABC कंपनी है और उसने अपना स्टॉक शेयर इशू किए। तो जब उसने शेयर रजिस्टर करवाया ना रजिस्ट्रार से, तो शेयर की जो वैल्यू थी वो थी $10। ठीक हो गया, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने इशू किए थे ना वो थे 1500। ठीक है, सो इसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई, बुक वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू इसकी रिकॉर्ड होगी बैलेंस शीट के अंदर शेयर्स की फॉर्म में। सो बुक वैल्यू हमेशा जिस वैल्यू पे रजिस्टर्ड होता है शेयर वो होती है। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी टोटल आपकी 1,50,000, मतलब नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय पर शेयर प्राइस। तो ये आपकी बुक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपका आ जाता है, लेट्स से सपोज आपने ये शेयर्स पे अपनी बुक में इसको रजिस्टर कर लिया। अब क्या हुआ, एक साल के बाद आपने की कंपनी ने बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दिया। तो क्या हुआ, जब प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, लोग आपके शेयर्स को परचेज करेंगे। जब लोग आपके शेयर्स को परचेज करेंगे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपके फिर शेयर की वैल्यू या शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो हम लेट्स से सपोज हम कहते हैं कि शेयर की प्राइस आफ्टर 1 ईयर हो गई है मार्केट के अंदर, वो हो गई है 45। ठीक हो गया, और आपकी जो नंबर ऑफ शेयर्स वो शेयर्स सेम रहेगी, वो कितने आपके 1500। अब आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका 1500 मल्टीप्लाई बाय 45, और ये कितना बनेगा 10% 1500, 750, 5% 50%, 7500, ये 8250 आई थिंक सो। चलो अगर कुछ मिस्टेक भी हुई तो वो देख लेना आप। सो 8250 आपकी मार्केट वैल्यू होगी। अब जो बुक वैल्यू है ना इस शेयर की वो आपकी सेम वही रहेगी। ठीक है, इतना ना आपका 8,25,000। सो आपकी जो बुक वैल्यू है वो सेम रहेगी, मतलब बुक्स के अंदर जो आपकी रजिस्टर्ड होगी, या आप ये कह लो कि जो आपकी
रिकॉर्डेड वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। और जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, और वो चेंज किस तरह होगी, मतलब लेट्स से सपोज वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पे, और कंपनी की परफॉर्मेंस जो सी अगर तो इम्प्रूव हो रही है तो आपकी मार्केट वैल्यू भी इम्प्रूव हो जाएगी, और अगर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो क्या होगा, तो आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। और इसकी वैल्यू आती है, सॉरी मैंने पहले कुछ और समझ के कर लिया। सो ये आपकी 6,75,000 आ जाएगी। मतलब इस वक्त आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू 6,75,000 है और बुक वैल्यू क्या है आपकी 1,50,000 है। सो बुक वैल्यू पर शेयर आपको क्या बता रही होती है। अब ये सारा सिनेरियो मैंने इसलिए बताया कि सिर्फ ये इस रेशो में काम नहीं आएगा, ये नेक्स्ट रेशोज में भी काम आएगा। ओके, अब हम चलते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसके जो टोटल जो सा लेट्स सपोज उसके एसेट्स है उसके $1,00,000 के, ठीक हो गया। और एसेट्स को मैंने आपको बताया था दो चीज़ें बैक करती है, एक आपकी होती है इक्विटी, और बुक वैल्यू हमेशा हम इक्विटी की ही लेते हैं। एक होती है इक्विटी, लेट्स सपोज ये 1,00,000 में से जो 75,000 थे वो थे आपकी इक्विटी, और आपकी जो दूसरी है डेट वो आपका है रिमेनिंग जितना रह गया 2,500। अब जो इक्विटी होती है उसकी भी अगेन दो टाइप्स होती है, एक होती है कॉमन स्टॉक, एक होती है प्रेफर्ड स्टॉक। और जो बुक वैल्यू रेशियो होती है उसमें हमेशा सिर्फ कॉमन स्टॉक की इक्विटी आती है, प्रेफर्ड स्टॉक की इक्विटी नहीं आती। तो हम सपोज कर लेते हैं इस जो आपका इक्विटी थी इसके अंदर जो कॉमन स्टॉक की इक्विटी थी वो थी $50,000 और आपकी जो प्रेफर्ड स्टॉक की थी वो रिमेनिंग जितनी बनती है मतलब $25,000, ठीक हो गया। और आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स थे, शेयर्स के नंबर्स थे वो थे आपके लेट्स सपोज हम कहते हैं 1,000, ठीक हो गया। अब आपने क्या निकालना है, बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर। तो अगेन वही फार्मूला होगा, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय शेयर। मतलब आपके टोटल बुक वैल्यू कितनी बन रही है, बुक वैल्यू पर शेयर रेशियो इज इक्वल टू आपकी टोटल बुक वैल्यू कितनी बन रही है कॉमन स्टॉक की। मैंने आपको पहले बताया सिर्फ बुक वैल्यू आप लेते हो कॉमन स्टॉक की, मतलब 50,000 डिवाइडेड बाय आपके नंबर ऑफ शेयर 1,000। मतलब आपका क्या आंसर आ गया, बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू $50। इज दैट ओके कि बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू द टोटल बुक वैल्यू ऑफ योर कॉमन स्टॉक इक्विटी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस तरह आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, द बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है इस वक्त। ओके, सो ये सेकेंड रेशियो थी। उसके बाद हमारी थर्ड रेशियो आ जाएगी मार्केट वैल्यू पर शेयर। अब अगेन देखो, सोचो कि ऊपर वाले जो सी सिनेरियो था, ऊपर वाले सिनेरियो में हमें क्या पता लग रहा था कि मतलब हमने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि मार्केट वैल्यू इज़ समथिंग एल्स और बुक वैल्यू इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। सो अगेन हम इधर एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपकी जो नंबर ऑफ शेयर्स थे आपके वो थे 500 और आपकी जो बुक वैल्यू थी वो थी, और सपोज हम करते हैं $50,000 और आपकी जो मार्केट वैल्यू थी वो है $1,00,000, ठीक हो गया। सो आपकी अच्छा ये आपका जो ज़्यादा ये आया हुआ है मतलब मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से डबल है तकरीबन, तो इसका मतलब क्या है कि आपके शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई है। सो मार्केट वैल्यू पर शेयर का अगेन फार्मूला क्या होगा, मार्केट वैल्यू पर शेयर। काफ़ी सिंपल सी रेशियो है, मतलब
नाम से पता लग जाता है हमने करना क्या है। मार्केट वैल्यू पर शेयर है ना, तो ये जो 1 लाख है ये हमारे टोटल शेयर्स की वैल्यू। अगर हमने पर शेयर निकालनी है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू 200। ठीक हो गया। सो आपकी मार्केट वैल्यू पर शेयर आ गई 200। और ये रेशियो आपको क्या बताती है कि इस वक्त आपके मार्केट के अंदर आपकी पर शेयर की प्राइस क्या चल रही है। ठीक है। अगर हम बुक वैल्यू को देखो इधर, तो बुक वैल्यू आपकी कितनी होगी, बुक वैल्यू आपकी पर शेयर होगी 50,000 डिवाइडेड बाय आपके नंबर ऑफ शेयर मतलब 500, तो मतलब आपकी बुक वैल्यू हो जाती है $100। सो मतलब आपकी बुक वैल्यू से डबल आपकी पर शेयर मार्केट वैल्यू इस वक्त चल रही है। ओके, नेक्स्ट आ जाती है मार्केट टू बुक रेशो। ये आपको रेशो बेसिकली ये बताती है कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है शेयर की, वो बुक वैल्यू के अगेंस्ट या बुक वैल्यू की निस्बत कितनी ज़्यादा या कम है। लेट्स सपोज हम कहते हैं, ऊपर वाले एग्जांपल को लेते हैं। सो ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर मार्केट रेशो कितनी थी, मार्केट वैल्यू कितनी थी, मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू $200, और ऊपर वाले एग्जांपल में बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू 100। ठीक हो गया। सो अगर हम निकालते हैं मार्केट टू बुक रेशो, तो ये आपको आंसर मिलेगा 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2। मतलब ये कि आपकी जो बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो आपकी बुक वैल्यू से 2 गुना है। ठीक है। सो ये रेशो आपको ये बताती है कि आपकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू का रिलेशनशिप क्या है और वो कितनी ज़्यादा या कम है। अच्छा, उसके बाद हमारा लास्ट या नहीं, अभी 2 रेशियोज है। नेक्स्ट रेशियो आ जाती है प्राइस अर्निंग रेशियो। ये हमें बता रही होती है कि आपकी जो बेसिक प्राइस, जो आपकी अर्निंग्स है और जो आपका प्राइस है, स्टॉक की प्राइस है, उसका क्या रिलेशनशिप है। मतलब अगर आपने फाइंड आउट करना है कि अगर मैं $10 को इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे उसके अगेंस्ट कितनी अर्निंग्स होगी, तो ये आपको जो सी है रेशियो इस सिनेरियो में ये चीज़ बताएगी। लेट्स सपोज हम अगेन सपोज करते हैं कि आपकी जो इस वक्त मार्केट प्राइस चल रही है, वो ऊपर वाले एग्जांपल ही देखते हैं। मार्केट प्राइस चल रही है आपकी $200, और आपकी जो अर्निंग दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कंपनी, वो लेट्स सपोज हमें दे रही है $50। अब आप देखो कि ये रेशो मतलब नाम से पता लग रहा है कि आगे नेक्स्ट हमने वर्किंग क्या करनी है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, प्राइस और अर्निंग को डिवाइड कर देंगे। प्राइस अर्निंग रेशो इज इक्वल टू 200 जो उसकी प्राइस है डिवाइडेड बाय उसकी अर्निंग्स 50 इज इक्वल टू 5, 10, 15, 4। ठीक हो गया। मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 4 आ रही है, और ये रेशियो जितनी आप ये कह लें कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मैनेजमेंट को ये डिसाइड, ना सिर्फ मैनेजमेंट को बल्कि इन्वेस्टर्स को ये डिसाइड करने के लिए कि आपने क्या इस जो सा अपना प्रोजेक्ट है इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, और उसकी जो सिलेक्शन है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, उसमें ये रेशियो जो सी है मेजर रोल प्ले करती है। और नॉर्मली इस रेशियो को ट्रेंड्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, फ्यूचर ट्रेंड्स के तौर पे भी, कि अगर अभी ये रेशियो है, पिछले साल ये रेशियो थी या पिछले क्वार्टर में ये रेशियो थी, तो नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट ईयर में ये रेशियो कितनी होगी। तो ये एस्टिमेशंस के लिए भी यूज़ की जाती है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर द पर्पज टू मेक वेरियस डिसीजंस रिगार्डिंग दी इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट रेशियो आपकी आ जाती है डिविडेंड यील्ड रेशियो। 1 मिनट। अच्छा, डिविडेंड यील्ड रेशियो आपको बेसिकली बताती है कि आपकी जो डिविडेंड है वो आपकी जो प्राइस है आपके स्टॉक की प्राइस का वो कितने % है। मतलब आप डिविडेंड यील्ड कितना किया आपने प्राइस के अगेंस्ट। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपका जो डिविडेंड है वो है $20। ठीक हो गया। और आपकी जो इस वक्त प्राइस चल रही है
वो आपकी चल रही है, पर वाली एग्जांपल ही लेते तो 200, तो आपका डिविडेंड यील्ड रेशो कितनी आ जाएगी, यील्ड रेशो डिविडेंड यील्ड रेशो आपकी हो जाएगी, डिविडेंड आपका कितना है 20 डिवाइडेड बाय आपकी प्राइस कितनी चल रही है 200, मतलब कितना हो गया 0.10, या फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये आपका आ जाएगा 10%। मतलब आपके टोटल जो प्राइस है उसका 10% आपको डिविडेंड की फॉर्म में ये कंपनी देगी। ये रेशो गेम्स ये रेशो बहुत मेजर रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। लाइक अगर मैं कैपिटल गेनिंग की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं डिविडेंड की बेस पे डिसीजन लेना चाहता हूँ, तो ये रेशो आपको हेल्प आउट करेगी कि जिसकी डिविडेंड यील्ड रेशो ज़्यादा होगी कंपनी की, आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे, और जिसकी डिविडेंड यील्ड रेशो कम होगी आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। सो मतलब लेट्स सपोज अगर आपको 25% रेशो आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर प्राइस आपके शेयर की 100 है तो उसके अगेंस्ट आपको $25 इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कंपनी पे आउट करती है आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड, जो भी उसने डिसाइड किया होता है एक पीरियोडिक पीरियड। तो ये आपकी रेशो नंबर 6 थी, और उसके बाद इनफ। बस ये आपकी टोटल 6 रेशोज़ थी जो आपके सिलेबस से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 1-2 रेशो ज़्यादा, लेकिन वो समझाना ज़रूरी थी, अदरवाइज़ आपको बाकी समझ ना आती। सो अगेन हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो मार्केट रेशोज़ हेल्प इवेल्युएट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। मतलब अगर आप रेशोज़ को दोबारा से देखो तो रेशोज़ की वजह से हमें ये पता लगा है कि इस वक्त कंपनी की मार्केट पोजीशन क्या है। मतलब आप ये किससे एनालाइज कर सकते हैं मार्केट पोजीशन, आप ये मार्केट रेशो मार्केट प्राइस पर शेयर से कर सकते हो। अगर तो वो बुक प्राइस पर शेयर से ज़्यादा है तो मतलब आपकी मार्केट के अंदर वर्थ है, गुडविल है, और आपके शेयर्स की जो वर्थ है वो ज़्यादा अच्छी है। और इसके अलावा भी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या फिर फेयरली प्राइस्ड है। तो ये आप किस तरह कर सकते हो, थ्रू द कंपैरिजन बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू या आप इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, और नीचे ये सारा आपको रेशोज़ के बारे में बताया गया हुआ है, कौन कौन सी रेशो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसलिए पहले मैंने उसको डिस्कस कर लिया ताकि आपको ये पैराग्राफ कंफ्यूजिंग ना लगे। सही है। उसके अलावा मार्केट वैल्यू रेशो आल्सो यूज फॉर द पर्पस टू एनालाइज द फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ ए स्टॉक। कि स्टॉक फ्यूचर में, लेट्स सपोज मैंने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आपको क्या बताया था कि आप 5-6 सालों का डाटा लेते हो, उनको देखते हो कि डाटे की बेस पे आपके ट्रेंड क्या चल रहे हैं। इसी तरह आप ये मार्केट प्राइस या बुक प्राइस का भी डाटा लेते हो और उसकी बेस पे देखते हो कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और फ्यूचर में ट्रेंड ये कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये रेशियोज नॉर्मली आपकी यूज़ होती है फॉर द पर्पस टू एनालाइज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर स्टॉक। तो ये बेसिक आपकी रेशियोज थी और यही आपका आज का टॉपिक था। होप सो आप बच्चों को समझ आई है, लेकिन अगर समझ नहीं आई तो अगेन मेरा वही है कि आप मुझे एक दफ़ा इन्फॉर्म कर देना और हम उसको उसी वक्त सॉल्व कर लेंगे। अगर पूरी क्लास का इशू है तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो से पहले आपसे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। ओके बच्चों, खुश रहो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।